Hello, my dear young friends and scholars. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. Or thank you for watching my channel and व्यूइंग माई चैनल, सब्सक्राइबिंग माई चैनल। लेकिन मेरे चैनल को और ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सब्सक्राइब करें, देखिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। येस, नाउ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोम्स, now I am going to discuss the textual question answer of the poem number 4, The School Boy, and क्लास 8th Honeydew, पोम नंबर 4। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ आपको पोम नंबर 4। पहले 1 2 3 के एक वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए समरी के साथ, शॉर्ट समरी, बहुत ही शॉर्ट समरी के साथ। और आज मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 8th Honeydew, पोम नंबर 4, द स्कूल बॉय, एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। इस पोम के अंदर स्टार्टिंग में जो है बच्चा बहुत ही खुश होता है और बहुत ही जो है इतना खुश होता है पक्षियों की आवाज़ को सुनकर, हंट्समैन की, स्काईलार्क की आवाज़ को सुनकर बड़ा ही खुश होता है। लेकिन उसकी सारी जो खुशी होती है वो ख़त्म हो जाती है जब वो स्कूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स की क्रूल आइज़ हैं और उसे अपना जो दिन है वो बिताना पड़ता है साइंग में, बहुत ही दुख भरी आह में और दुख में बिताना पड़ता है। और फिर वो जो है वो सारा दिन अपने कंधे नीचे करके बैठा रहता है और वहाँ पर उसके जो आवर्स हैं वो बिताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसको जो है वो वहाँ इतना डल महसूस करता है। लेक्चर्स जो हैं, ड्रियरी शॉवर जो है, वो इतने बोर लेक्चर उसको लगते ही हैं और उसको लगता है कि वो अपने आप को एक पक्षी के साथ भी कंपेयर करता है और कहता है कि वो केज में नहीं रह सकता। जैसे कि एक बर्ड होता है, बिल्कुल फ्री रहता है, वो ऐसा ही रहना चाहता है। वो अपनी कंपैरिजन एक ऐसे प्लांट के साथ भी करता है जिसकी जो बर्ड्स वगैरह हैं, जो कि न्यू ग्रोथ है, वो बिल्कुल काट दी गई हैं, ऐसे फूल के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करता है कि उसको जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जो कि फुल ऑफ पीस हो, और ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, और ऐसे एटमॉस्फेयर में वो अपनी पढ़ाई भी करे। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंडर रहना नहीं चाहता, लेकिन एक डिसिप्लिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि रिजिड हो, रिग्रस हो, और ऐसा ना हो लगे बच्चे को कि वो एक प्रिजन में रह रहा है, वो एक जेल या कारागार में रह रहा है। Okay, now the poem Schoolboy, written by William Blake. Textual questions and answer. Number 1, find 3 or 4 word or phrases in stanza 1. 3 या 4 शब्द या शब्दों का समूह आप स्टैंजा नंबर 1 में ढूंढिए, दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय, जो कि बच्चे की खुशी को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। तो इसमें है, स्टैंजा 1 में है, सॉन्ग ऑफ बर्ड्स एंड स्काईलार्क, the sound of hunter's horn. Now, question number 2. In stanza 2, the mood changes. Stanza number 2 में जो मूड है पूरी तरह से बदल जाता है. Which words phrases reflect the changed mood? और पोम के अंदर जो मूड चेंज होता है उसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि ये बताते हैं? ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, पूरी खुशी चली जाती है। क्रूल आई आउटवॉन, सख्त नज़रें, जो कि दुष्टता भरी नज़रें हैं जो कि बच्चे को घूरती हैं, वो है टीचर की। साइंग एंड डिसमे, आह भरना और दुखी रहना। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रूल आई आउटवॉन्ट, स्टेंजर नंबर 2 रेफर्स टू। क्रूल आई आउटवॉन्ट स्टेंजर नंबर 2 में किसके लिए कही गई हैं? द क्लासरूम विच इज़ शाबी एंड नॉइसी, ऐसा क्लासरूम जो कि गंदा और शोर भरा है। द लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट अनइंटरेस्टिंग, ऐसे लेसन जो मुश्किल हैं और बिना अरुचिकर हैं। द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, और इस ऐसी लाइफ स्कूल की जो कि अनइंस्पायरिंग है, डल है, बिल्कुल बेकार है और बिना कोई प्रेरणा की है। विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, जहाँ पर बहुत सारा काम है लेकिन खेल कुछ भी नहीं है। इसमें ऑप्शन 3 जो है, थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 कि स्कूल की जो लाइफ है वो बहुत सारे कामों से भरी है लेकिन वहाँ पर कोई खेल कूद नहीं है। नाउ
Number 4, not sit in learning's bower, worn through with a dreary shower. और वो लर्निंग बावर, बावर होता है एक ऐसी जगह जो कि वृक्षों से घिरी है, और worn through with a dreary shower, लेकिन वहाँ पर dreary shower, उसको dreary shower का मतलब होता है बोर्ड लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर्स जो कि इतने बोर हैं और उसे ज़बरदस्ती उन लेक्चर्स के बीच में बैठना पड़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव. जो ऊपर हमें लाइन्स दी हैं, इसके क्लोज कौन सी पैराफ्रेज जो है वो हैं हमारे इसमें पोम के अंदर. नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज़ रेनिंग. मैं ऐसी बिना छत वाली स्कूल क्लासरूम के अंदर नहीं बैठ सकता जहाँ पर बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही है. नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल. और ना ही मैं कुछ वहाँ पर सीख सकता हूँ ऐसे स्कूल में. दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग. जहाँ पर टीचर्स जो हैं वो लेक्चर भी दे रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं. नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन. और ना ही मैं एक ऐसे स्कूल गार्डन में बैठ सकता हूँ फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, जहाँ पर मुझे बारिश में भीगने का डर हो. ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है. नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग. मैं ऐसे स्कूल में कुछ नहीं सीख सकता जहाँ पर टीचर्स सिर्फ लेक्चर दे रहे हों, एक्सप्लेन कर रहे हों, जो कि बहुत ही बोर हों. ना, poem number 5. This is the last poem of the book Honeydew Class 8, on the grasshopper and the cricket. And the poem is very much beautiful poem, and it is written by John Keats. इन पोम के अंदर आपको पिक्चर में दिख रहा है ग्रास होपर और क्रिकेट आपको दिख रहे हैं. और यहाँ पर ये पोम जो है द आंट एंड द क्रिकेट की तरह नहीं है. आंट एंड द क्रिकेट एक फेबल है. ये पोम के अंदर ये वो एक स्टोरी है, लेकिन ये एक स्टोरी नहीं है. इसमें बताया है पोइट ने कि कैसे नेचर की ये पोम है, कैसे नेचर की ये दो इंसेक्ट ग्रास होपर एंड क्रिकेट जब बहुत डलनेस होती है, जब बहुत विंटर होती है, या जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब कैसे ये दोनों के दोनों इंसेक्ट इस ज़मीन के ऊपर रहकर हमारी अर्थ को म्यूज़िकल और रिदमिक बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमें कैसे बताया हुआ है कि अर्थ की पोइट्री इन लोगों से जो है वो लाइव रहती है, लाइवली रहती है, क्योंकि जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है तब ग्रास होपर या क्रिकेट की आवाज़ से पूरी जो अर्थ है वो गूंज उठती है. तो अर्थ की पोइट्री जो है वो वर्ड्स नहीं है, ये क्वेश्चन है. वो वर्ड्स नहीं है बल्कि एक म्यूज़िकल और रिदमिक साउंड है. और वो साउंड किसकी है? वो साउंड होती है इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, ग्रास होपर की, क्रिकेट की, रसलिंग ऑफ लीव्स, पेड़ों की पत्तियों की, ये आवाज़ होती है. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे जो दो हमारे पास इंसेक्ट हैं, एक पहला इंसेक्ट है जो कि हेज टू हेज जो है वो जाकर के एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर उड़ता है. और वो जो है ग्रास होपर है, जब पूरी तरह से चारों तरफ शांति हो जाती है तो ग्रास होपर जो है वो गर्मी में आता है, और जो कि कभी भी थकता नहीं है और बहुत ही खुश रहता है. और तब वो आता है बिना आराम किए हुए, जब वो पूरा जो है वो गाना गाता है, और जब थक जाता है तो किसी भी एक वीड के नीचे, अनप्लेजेंट वीड के नीचे जाकर के ग्रास होपर आराम करता है. और ऐसे ही अर्थ की जो पोइट्री है उसको मेंटेन करता है विंटर में. कौन? क्रिकेट. और लोग समझते हैं कि ये ग्रास होपर है, लेकिन ये ग्रास होपर नहीं होता. ये जो है वो क्रिकेट है जो कि विंटर में जो साइलेंस हो जाती है उसको ख़त्म करता है. और लोग जो अपनी क्विल्ट्स के अंदर, रजाइयों के अंदर सो रहे होते हैं, वो इसकी आवाज़ को सुनते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द पोम. पोम की डेफिनेशन दी हुई है. A poem is made of words arranged in a beautiful order. पोम उन शब्दों से बनी हुई होती है जो कि खूबसूरत शब्दों में रखे हुए होते हैं.
दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग, और ये शब्द जब पूरी फीलिंग भावनाओं के साथ पढ़े जाते हैं, हैव अ म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन, तब ये संगीत पैदा करते हैं और इनका अपना ही मतलब होता है। यस नाउ, यस इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, हाँ ये पूरी तरह सच है। पोइट्री मीन्स बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, पोइट्री का मतलब है खूबसूरत शब्द एक खूबसूरत क्रम के अंदर। द पोम इज़ नॉट एज लॉन्ग एज प्रोज, पोम उतनी लंबी नहीं होती जितनी कि प्रोज। पोम और प्रोज के अंदर अंतर मालूम है आपको? कविता की लाइनें जो होती हैं वो पोम कहलाती हैं, और जो गद्य की लाइनें होती हैं वो प्रोज कहलाती हैं। इन इट्स शॉर्टनेस इट स्प्रेड्स द एसेंस ऑफ लाइफ, अपने छोटेपन में भी जो पोम होती है, कविता होती है, वो ज़िंदगी के सार को बिखेरती है। इट ब्रॉडन्स द लिमिट्स ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ की जो लिमिट्स हैं, जो हमारी लाइफ की सीमाएं हैं, उनको और ज़्यादा खींचती है, हमारे अनुभवों को बढ़ाती है। नाउ नंबर 2, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, मैंने पहले आपको बताया कि जो धरती का संगीत है शब्दों से नहीं बना। वॉट इट इज़ मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोम, जैसा कि पोम में सुझाव दिया हुआ है, ये किसका बना हुआ है? ना, द पोइट्री ऑफ द चैप्टर इज़ मेड ऑफ द साउंड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जो पोइट्री है इस चैप्टर के अंदर, जो अर्थ की पोइट्री है वो बनी हुई है साउंड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जीवित जीव जो हैं इस धरती के, उनसे बनी है। और ये कौन है? दीज आर द साउंड ऑफ बर्ड्स, ये हैं पक्षियों की आवाज़। रसलिंग साउंड ऑफ लीव्स, पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज़। द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ओपर, और उन जीवों की आवाज़ जैसे कि ग्रास ओपर एंड क्रिकेट। दे, डिंग नहीं है बच्चे, ये सिंग है, गलती हो गई है। दे सिंग टू मेक द वर्ल्ड फुल ऑफ म्यूज़िक, और वो गाना गाते हैं इस संसार को संगीत से भरने के लिए। फाइंड इन द पोम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, हमें पोम की वो लाइनें निकालनी हैं जो कि इनसे मैच करती हैं। नंबर 1, द ग्रास ओपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, और इससे मिलती जुलती लाइन पोम में है, ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, वो कभी भी थकता नहीं है अपनी खुशी से। नंबर 2, द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वार्म दैट नेवर डिक्रीजेस, और क्रिकेट की आवाज़ में, झिंगुर की आवाज़ में क्या है? गर्माहट है, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। और इससे मिलती जुलती लाइन है पोम के अंदर, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और क्रिकेट के जो गाना है उसकी आवाज़ बढ़ती और बढ़ती चली जाती है। नंबर 4, which word in stanza 2 is opposite in meaning to the frost? Stanza number 2 में to the frost का opposite विपरीत शब्द कौन सा है? और वो है warmth. Number 5, the poetry of earth continues round the year, जो धरती का संगीत है वो लगातार चलता है। round the year का मतलब whole year, पूरा साल, all 12 months. नाउ सीजन्स, थ्रू द साइकिल ऑफ 2 सीजन्स, 2 सीज़न में धरती का जो संगीत है वो लगातार 2 सीज़न में सिमटा हुआ है। मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, और इन दोनों को बताइए इनकी प्रतिनिधि आवाज़ों के साथ। 2 हेड सीजन्स आर विंटर एंड समर, 2 बिल्कुल शीर्ष सीज़न है, सबसे ऊपर सीज़न है सर्दी और गर्मी। बोथ आर रिदमिक एंड म्यूजिकल, दोनों के दोनों लय और संगीत से भरे हैं। इन विंटर द क्रिकेट सिंग्स, सर्दी के समय में क्रिकेट गाता है। एंड फिल द अर्थ विद ईयर टचिंग नोट्स, और हमारे कानों को म्यूज़िक, संगीत के सुरों से भर देता है। इन समर, और गर्मियों के अंदर बर्ड्स एंड ग्रास होपर, पक्षी और ग्रास होपर, और जो ग्रास होपर है वो स्प्रेड द मैजिक ऑफ देयर वॉइस, ये फैलाते हैं अपनी आवाज़ों के जादू। तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी, नेचर ने हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि अगर सब जगह शांति भी हो तब भी धरती गुनगुनाती रहती है, दैट इट हम्स, और हमें और बाकी सब लोगों को क्या रखती है? लाइवली रखती है, जीवित रखती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी लेसन नंबर 1 and 2 क्लास 8 हनी ड्यू के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट समरी के साथ में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।